नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 24 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी 2023 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों, M3M हुरुन जो ग्लोबल रिच लिस्ट है इसमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। आपको पता होगा एलन मस्क दोस्तों टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, स्पेस एक्स जो कंपनी है इसके मालिक हैं और ट्विटर के मालिक भी एलन मस्क हैं। इनकी दोस्तों कुल संपत्ति है $205 बिलियन और यह दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन है, तो अमेजन कंपनी के मालिक दोस्तों जेफ बेजोस जो हैं यह विश्व में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर भारत के दोस्तों व्यक्ति की बात की जाए तो मुकेश अंबानी जो हैं दोस्तों इसमें 9वें स्थान पर शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, 9वें स्थान पर दोस्तों विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की जो सूची है इसमें 9वें स्थान पर हमारे भारत से अमीर अमीर जो व्यक्ति हैं वह मुकेश अंबानी जी हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो इस या सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट है इसमें कभी सेकेंड स्थान पर दोस्तों सेकेंड स्थान पर गौतम अडानी जी रहे थे, गौतम अडानी। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसके दोस्तों आने के बाद जो गौतम अडानी जी हैं इनकी संपत्ति में काफ़ी दोस्तों इनको नुकसान उठाना पड़ा था। उसके कारण दोस्तों वर्तमान में अगर अमीर आदमियों की लिस्ट की बात की जाए तो गौतम अडानी जी का जो स्थान है वह 23वां है। विश्व में 23वें स्थान पर दोस्तों पहुंच चुके हैं। और अगर मुकेश अंबानी की बात की जाए तो वह इस समय 9वें स्थान पर हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बांड किसके द्वारा जारी किया गया। तो ब्लैक राइनो के दोस्तों संरक्षण के लिए जो वन्यजीव संरक्षण बांड है यह विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों जारी किया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है, तो व्यापार, निवेश, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना। ध्यान रखिए दोस्तों, और इसमें दोस्तों यह फ्रेमवर्क हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो क्वाड के चारों देश, आसियान के दोस्तों 10 देश जो हैं वह शामिल हैं, इसके साथ दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ये देश शामिल हैं। क्वाड में दोस्तों 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, तो भारत है दोस्तों, इसके साथ जापान है, उसके साथ दोस्तों अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये दोस्तों 4 देश जो हैं वह क्वाड के शामिल है। आसियान के दोस्तों 10 देश हैं। और आपसे पूछा जाए कि आसियान का जो 11वां सदस्य देश कौन सा है, 11वां सदस्य देश कौन सा है, तो दोस्तों नवीनतम जो इसका सदस्य देश है तिमोर लिस्से, तिमोर लिस्से, यह दोस्तों इसका 11वां नवीनतम देश है। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है, तो नुसंतारा जो है दोस्तों यह इंडोनेशिया की नई राजधानी है। और यह कहाँ स्थित है, तो बोर्नियो द्वीप पर। ध्यान रखें, बोर्नियो द्वीप जो है दोस्तों वह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखें, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये बोर्नियो द्वीप। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको पता होगा जो ग्रीनलैंड है दोस्तों, ग्रीनलैंड यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, कर्नाटक धारवाड़ में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इस बार दोस्तों 26वें क्रम का था और आयोजन इसका कहाँ हुआ, तो कर्नाटक के दोस्तों, कर्नाटक के धारवाड़ में। और इसकी थीम क्या थी, तो विकसित युवा विकसित भारत, यह इस बार की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होगा 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात की जाए भगत सिंह की, तो 1926 में दोस्तों नौजवान सभा जो है इसकी स्थापना की थी और 1928 में हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना दोस्तों भगत सिंह के द्वारा की गई थी। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को दोस्तों 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ध्यान रखें डेट, 23 मार्च 1931 को दोस्तों तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। इसीलिए जो है 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत भारत के किस एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया है? तो दोस्तों भारत के जो 2 एयरपोर्ट हैं, मुंबई एयरपोर्ट और नई दिल्ली दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इन दोनों को दोस्तों 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया गया है। और किसके लिए दोस्तों दिया गया है? तो जो है ये कार्बन के दोस्तों जो प्रत्यायन यानी कार्बन का दोस्तों उचित जो है निस्तारण करने के लिए या दोस्तों इसको 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया गया। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है कोच्चि एयरपोर्ट। ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा, अगर बात की जाए दोस्तों भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है? तो लेह लद्दाख जो है दोस्तों यह एयरपोर्ट भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा है दोस्तों इससे संचालित पहला गांव कौन सा है? तो गांव है दोस्तों मोढेरा गांव। जो मोढेरा गांव है दोस्तों, मोढेरा गांव गुजरात का है दोस्तों। यह सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? तो दोस्तों जो आईजी ड्रोन्स है यह स्टार्टअप फर्म है, इसके द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है विकसित किया गया, इसका नाम है स्काईवॉक दोस्तों नाम है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है विश्व आर्थिक मंच, इसकी 53वीं जो बैठक है इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की गई है? तो इथेनॉल जो है दोस्तों, पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण की योजना जो है वह कितनी प्रतिशत की जाएगी? तो 20%। ध्यान रखिए, और कब से प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2023 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIS फॉर टैक्सपेयर ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो AIS दोस्तों एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, या दोस्तों इसका फुल फॉर्म होगा। तो AIS फॉर जो टैक्सपेयर है यह ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आयकर विभाग द्वारा। और दोस्तों इस ऐप को दोस्तों प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप के जरिए दोस्तों जो करदाता हैं, टैक्स पेयर जो हैं, वह अपने कर का भुगतान, लाभांश, TDS, ब्याज आदि की जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सकेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। और किसके द्वारा की गई? तो जहाजरानी मंत्रालय है, इसके साथ दोस्तों द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थेरी है इसके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। जहाजरानी मंत्रालय, वर्तमान में मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो हैं दोस्तों, यह वर्तमान में जहाजरानी मंत्री हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS किसके द्वारा विकसित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यह भी है कि भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS इसका इसे किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने दोस्तों इसे विकसित किया है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के तहत किसी दोस्तों MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA दोस्तों इसको 2 वर्ष या इससे अधिक वर्ष की सज़ा होने पर दोस्तों इनकी जो सदस्यता है वह समाप्त कर दी जाती है। ध्यान रखें, आप लोग एक्ट को ध्यान रखिए, कौन सा एक्ट है? तो जनप्रतिनिधि एक्ट 1951। इसके तहत किसी भी दोस्तों
लोकसभा सदस्य या दोस्तों विधानसभा सदस्य हैं, इन्हें दोस्तों किसी भी केस में अगर 2 वर्ष या इससे अधिक जो है 2 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो इनकी लोकसभा या विधानसभा जो सदस्यता है वह समाप्त कर दी जाती है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो समुद्रयान मिशन जो है दोस्तों यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और उद्देश्य क्या है, तो नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। नीली अर्थव्यवस्था दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों जो है समुद्र जो है दोस्तों समुद्र में जो मछली पालन और दोस्तों जो यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको दोस्तों शुद्ध रखना, यह इसका उद्देश्य है समुद्रयान मिशन का। और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया। इसमें दोस्तों जो समुद्रयान मिशन है इसमें कौन सा जो दोस्तों व्हीकल यूज किया जाएगा, तो इसका नाम है दोस्तों मत्स्यक, या व्हीकल का नाम है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया, तो आर बोनी गैब्रियल जो है दोस्तों इन्हें 71वीं मिस यूनिवर्स चुना गया था। और कहाँ से दोस्तों बिलोंग करती हैं, तो अमेरिका से दोस्तों ये संबंध रखती हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है। तो राष्ट्रपति निलयम जो है दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया सिकंदराबाद तेलंगाना में। दोस्तों जो राष्ट्रपति निलयम है यह राष्ट्रपति निवास है। राष्ट्रपति निवास है, इसका निर्माण कब किया गया था, 1860 ईस्वी में निर्माण किया गया था। और 1948 में दोस्तों निजाम से भारत सरकार ने इसे ले लिया था। 1948 में दोस्तों आपको पता होगा जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, उसके तहत दोस्तों हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया गया था। और उसी दौरान दोस्तों 1948 में जो राष्ट्रपति निलयम है यह दोस्तों निजाम से भारत सरकार ने ले लिया था। और इस समय दोस्तों अभी इसे जनता के लिए खोला गया है, ध्यान रखें अभी जनता के लिए इसे खोला गया है। जो राष्ट्रपति महोदय हैं दोस्तों, अगर बात की जाए मध्य में दिल्ली में आपको पता होगा कहाँ निवास करती हैं, तो रायसीना हिल्स जो है दिल्ली में यहाँ निवास करती हैं। और उत्तर में दोस्तों बात की जाए तो उत्तर में इनका राष्ट्रपति निवास कौन सा है, तो दोस्तों उत्तर में द रिट्रीट बिल्डिंग जो शिमला में है, यह उत्तर में दोस्तों इनका राष्ट्रपति निवास है। और दक्षिण में दोस्तों बात की जाए तो दक्षिण में ये जो राष्ट्रपति निलयम है या दक्षिण में राष्ट्रपति निवास है। और यह कहाँ स्थित है, तो सिकंदराबाद तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। उत्तर में दोस्तों जो द रिट्रीट बिल्डिंग शिमला है यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति निवास है, मध्य में रायसीना हिल्स दिल्ली में निवास है, और दक्षिण में कहाँ है, तो राष्ट्रपति निलयम जो है सिकंदराबाद तेलंगाना में निवास है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा। तो ई निरीक्षण जो सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से दोस्तों 4 भाषाओं में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का दोस्तों अनुवाद किया जाएगा। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं, तमिल है दोस्तों, गुजराती, उड़िया और हिंदी, ये 4 भाषाएं हैं दोस्तों जिनमें जो उच्चतम न्यायालय है इनके दोस्तों निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो दोस्तों रानी रामपाल आपको पता होगा हॉकी की पूर्व कप्तान, जो भारतीय हॉकी टीम है महिला की उसकी पूर्व कप्तान रह चुकी हैं रानी रामपाल। इनके नाम पर ही दोस्तों रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ दोस्तों किस स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो रायबरेली में जो दोस्तों हॉकी स्टेडियम है उसका नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम से किया गया है। और यह कहाँ स्थित है, तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट देखिएगा, यूविन पोर्टल किससे संबंधित है, तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है यूविन पोर्टल। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 30वें क्रम की है और इसका आयोजन जो है अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो पंकज आडवाणी ने दोस्तों एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो कतर दोहा में दोस्तों इसका आयोजन किया गया।
महिला विजेता कौन रही? तो महिला विजेता दोस्तों रही हैं वाई यूलू, जो कि दोस्तों चीन से संबंधित हैं। तो ध्यान रखें, पुरुष विजेता कौन रहे हैं दोस्तों? पंकज आडवाणी। और महिला विजेता वाई यूलू, क्या दोस्तों चीन से संबंधित हैं। तो ध्यान रखें, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा, कतर में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।